हेलो एवरीवन। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, पाचन तंत्र के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र मैंने बताया था, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला मैंने आहार नाल बताया था, दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे, आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहले पढ़ा था माउथ, फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रशिका और आमाशय। आमाशय के बाद जो नेक्स्ट वाला भाग आता है, अगला भाग आता है, वो हमारे आता है छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटी आंत होती है वो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग। यानी कि जो छोटी आंत होती है वो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरी बात करें तो जो छोटी आंत होती है वो आमाशय का जो सेकंड भाग होता है, जो हमने पढ़ा था जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जाके खुलती है। आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में खुलती है। ये बात हो गई कि ये हमारे आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होती है और बड़ी आंत में खुलती है। अगली बात करें तो जो मानव में इसकी जो औसत लंबाई होती है वो 7 मीटर के करीब होती है। यानी कि औसत लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर के करीब होती है। अगली बात करें कि जो छोटी आंत होती है वो क्या करते हैं, यानी कि जो छोटी आंत है वो ऐसा अंग है जहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और जो अवशोषण है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, यानी कि भोजन का पाचन व अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगली बात करें कि जो छोटी आंत होती है वो हमारी 3, यानी कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है ये। इसका जो पहला भाग होता है वो हमारे होता है ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूडोनम। दूसरा भाग होता है अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत। अगला भाग होता है क्षुद्रांत। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रहणी क्या होती है। तो जो ग्रहणी होती है वो छोटे आंत का अग्र वाला भाग होता है, जो कैसा होता है? छोटा होता है। अग्रभाग वह सबसे छोटा। और ये जो ग्रहणी होती है वो क्या करती है? भोजन का रासायनिक पाचन करती है। भोजन का रासायनिक पाचन करने का काम करती है। यहाँ तक समझ आया सभी को कि जो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, वो अग्रभाग कहलाता है, सबसे छोटा होता है और भोजन का रासायनिक पाचन करता है। बात करते हैं अग्र क्षुद्रांत के बारे में। तो जो अग्र क्षुद्रांत होता है वो मध्य वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग होता है। दूसरी बात करें तो कैसा होता है? कुंडलित होता है, कुंडलित होता है। अब बात करते हैं क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत जो होता है वो क्या होता है कि जो क्षुद्रांत होता है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है।
अंतिम भाग होता है। अब देखिए आप यहाँ देखिए कि ये जो छोटी आंत है हमारी, उसका जो अंतिम भाग है वो कौन सा है, क्षुद्रांत है। और क्षुद्रांत के बाद कौन सी आंत आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी। तो जो छोटी आंत का और बड़ी आंत का मध्य बिंदु होता है क्या, क्षुद्रांत। छोटी आंत व बड़ी आंत का मध्य बिंदु कौन सा होता है, क्षुद्रांत। अब बात करते हैं कि जो क्षुद्रांत है वो काम क्या करता है। तो ये जो क्षुद्रांत होता है वो क्या काम करता है, जो हमारा अग्र क्षुद्रांत वाला भाग है उसमें जो पाचन होता है, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है वो जो अग्र क्षुद्रांत वाले भाग में नहीं हो पाता, उस भोजन का जो अवशोषण और पाचन है वो कौन से भाग में होता है, क्षुद्रांत वाले भाग में। तो इसमें हम लिख देंगे उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जिनका अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में नहीं हो पाता। ये बात हो गई छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होती है और हमारी बड़ी आंत में खुलती है। मानव में जो इसकी औसत लंबाई होती है वो समथिंग 7 मीटर की होती है। और जो भोजन का सर्वाधिक पाचन और जो अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण जो होता है वो कौन से अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। 3 भागों से मिलकर बनी होती है, गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। गृहिणी अग्र भाग होता है, सबसे छोटा होता है, भोजन का रासायनिक पाचन करता है। अगला आता है अग्र क्षुद्रांत, मध्य वाला भाग होता है, कैसा होता है, कुंडलित होता है। क्षुद्रांत के बारे में बात करें तो अंतिम भाग होता है और जो छोटी आंत और हमारी बड़ी आंत होती है उसका मध्य बिंदु होता है। और यह उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जिनका अवशोषण हमारे अग्र क्षुद्रांत वाले भाग में नहीं हो पाता। तो ये बात हो गई छोटी आंत के बारे में। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत के बारे में, क्योंकि छोटी हमने जो हमारा माउथ है वो पढ़ा था, उसके बाद ग्रैष्णी, फिर हमारे ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद में कौन सा भाग आएगा अनाल का, बड़ी आंत। तो अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत होती है इसका व्यास अधिक होता है। क्या होता है, व्यास अधिक होता है। और इसकी जो मोटाई होती है वो 6 से 7 मीटर के करीब होती है और 1.5 मीटर के समथिंग क्या होती है, लंबी होती है। दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे, जो बड़ी आंत होती है उसमें विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। और जीवाणु क्या करते हैं, किण्वन क्रिया के द्वारा जो पाचित आहार होता है उसका क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरी बात करें कि जो बड़ी आंत होती है हमारी, उसका जो प्रमुख काम क्या होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो अगला भाग है हमारा मलाशय उसमें क्या कर देती है, भेज देती है। ये बात हो गई बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत को भी हमारा 3 पार्ट्स में बांटा गया है हमने, पहला अंधनाल, दूसरा वृद्धांत और तीसरा हमारा मलाशय। जो अंधनाल होता है वो अग्र वाला भाग होता है। ये क्या काम करता है कि जो क्षुद्रांत वाले भाग होता है उससे जुड़ा रहता है और जो क्षुद्रांत से जो अपाचित आहार आता है उसका अवशोषण करता है और जो अपशिष्ट होता है उसको जो अगला भाग है बड़ी आंत का वृद्धांत उसमें भेजने का काम करता है। वृद्धांत हमारा क्या होता है कि ये नलिका रूपी संरचना होती है और ये इसको भी 4 भागों में बांटा है, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्माकर। तो बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। व्यास अधिक होता है, यानी कि व्यास तो क्या हो गया, अधिक हो गया। 6 से 7 मीटर मोटी और 1.5 मीटर लंबी।
अगली चीज क्या पाए जाते हैं इसमें? जीवाणु। और जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन क्रिया करते हैं। किण्वन क्रिया द्वारा अपाचित आहार को सरलीकृत कर पचाने का काम करते हैं। पचाने का काम करता है। दूसरी इसमें देखें कि जो बड़ी आंत होती है वो क्या काम करती है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अगला मैंने बताया था 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 भाग हो गया इसका अंधनाल, दूसरा भाग हो गया बृहदांत्र और अगला मलाशय। अंधनाल क्या होता है? अग्र वाला भाग होता है। अग्र भाग होता है, किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत के क्षुद्रांत से। क्षुद्रांत वाले भाग से जुड़ा रहता है और क्या काम करता है ये? क्षुद्रांत में जिन पोषक तत्वों का पाचन अवशोषण नहीं हो पाता उनका क्या करता है? पाचन और अवशोषण करता है। नेक्स्ट बात करता है बृहदांत की, मध्य वाला भाग, और कैसा होता है? नलिका रूपी, नली का समान होता है। ठीक है। अब जो यहाँ बृहदांत है इसको हमने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला होता है हमारा आरोही बृहदांत। आरोही बृहदांत ये क्या होता है? ये 15 सेंटीमीटर नली होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरी बात करें हम अनुप्रस्थ, तो ये 50 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। फिर बात करते हैं अवरोही बृहदांत, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट का वो होता है सिग्माकार बृहदांत, ये 40 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। तो ये हो गई हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में हमारा जो अगला भाग आता है वो आता है मलाशय। यहाँ तक समझ आया कि इसका व्यास अधिक होता है, 6 से 7 मीटर मोटी और 1.5 मीटर लंबी नली होती है। जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, किण्वन क्रिया करते हैं और जो अपाचित आहार होता है यानी कि जो पोषक तत्व होता है उनको सरलीकृत तो मैं बता रही थी कि 1.5 मीटर लंबी होती है। जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? अपाचित आहार जो पोषक तत्व होते हैं उनको सरलीकृत कर पचाने का काम करते हैं। और जो काम क्या करती है यानी कि इसका कार्य क्या होता है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। अंधनाल अग्र वाला भाग क्षुद्रांत वाले भाग से जुड़ा रहता है और क्या करता है? ये क्षुद्रांत से जो भोजन आता है उसका पाचन करता है। दूसरा बृहदांत होता है, मध्य वाला भाग होता है, नली का समान होता है। ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा हमने, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। इनमें जो लंबाई है इनकी सबकी अलग अलग है। अब बात करते हैं मलाशय की। आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वो कौन होता है? मलाशय होता है। मलाशय
तो मलाशय क्या होता है कि जो पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है उसका जो अंतिम भाग होता है, दूसरे 20 मीटर लंबा होता है, जो क्या करता है, गुदा नाल के द्वारा बाहर खुलता है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग, ठीक है। 20 मीटर लंबा, गुदा नाल के द्वारा बाहर खुलता है। बाहर खुलता है। ये बात हो गई मलाशय की। यहाँ यानी कि यहाँ हमारा जो पाचन तंत्र का जो आहार नाल पड़ते हैं वो यहाँ मलाशय पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। हमने प्रमुख अंग पढ़ लिए, जो 7 अंग थे हमारे, माउथ पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो नेक्स्ट जो अंतिम भाग है हमारा मलाशय, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पाचन तंत्र की जो दूसरी चीज़ थी पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो मानव होती है उसमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि 3 पाचक ग्रंथि पाई जाती है। तो आहार नाल का दूसरा भाग पाचक ग्रंथियां। संख्या में कितनी होती है, वही 3 होती है। नंबर 1 जो हमारी होती है वो लार ग्रंथि, नंबर 2 हो गई हमारी अग्नाशय ग्रंथि, और नंबर 3 हमारी हो गई यकृत ग्रंथि, लीवर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि जो होती है हमारी वो माउथ में पाई जाती है यानी कि मुंह में पाई जाती है। इधर देख लेते हैं कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं कि जो लार ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है, लार स्त्रवण का काम करती है यानी कि लार स्त्रवण का काम करती है। अभी लार क्या होता है, ये लार जो होता है वो क्षारीय है, सिर में तरल पदार्थ होता है, और ये जो तरल पदार्थ होता है वो क्या काम करता है, भोजन को लसलसा बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, लसलसा बनाता है। लार ग्रंथि होती है वो तीन होती है। एक तो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी अधोजंब ग्रंथि होती है, और तीसरी हमारी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। तो 3 होती है लार ग्रंथि। नंबर 1 कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब, और अगली होती है अधोजिह्वा। यहाँ तक समझ आ गया। अब बात करते हैं हम दूसरी अग्नाशय ग्रंथि यानी कि जो पाचक ग्रंथियों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसमें क्या करते हैं कि अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, और जो हमारी बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनके द्वारा अग्नाशय रस का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन व ग्लूकागोन तथा बहिस्रावी
ग्रंथि द्वारा अग्न्याशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। किया जाता है। अगली बात देखें तो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है। यहाँ क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने लार ग्रंथि पढ़ी थी, जो मुख में पाई जाती है, लार स्त्रवण का काम करती है। लार जो होता है हमारा तरल क्षारीय सीमीय पदार्थ होता है, जो भोजन को लसलसा बनाता है। लार ग्रंथि हमारी तीन होती है, कर्णपूर ग्रंथि, अधोजव ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। ये हो गई लार ग्रंथि। दूसरा हम पढ़ते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन व ग्लूकागॉन तथा बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा अग्न्याशय रस का स्त्रावण किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि आती है वो आती है यकृत ग्रंथि। यानी कि मानव में जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। तो नंबर 1 इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। दूसरी बात आती है जो ये यकृत तो ये होता है, ये 2 पालियों में विभक्त रहता है। दो पालियों में विभक्त रहता है। एक तो हो जाएगी दाईं पाली और दूसरी बाईं पाली। ठीक है। यानी कि यकृत 2 पालियों में विभक्त रहता है। पहली तो हो जाएगी दाईं पाली और दूसरी हो जाएगी बाईं पाली। बात करते हैं कि जो ये यकृत ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है। यानी कि पित्त का निर्माण क्या काम करती है? पित्त निर्माण का काम करती है। और ये जो पित्त होता है हमारा वो हरे पीले रंग का होता है। ये क्या करता है? पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ चला जाता है? पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय में चला जाता है। और ये जो हमारा पित्ताशय होता है एक थैलेनुमा संरचना होता है। एक थैलेनुमा संरचना होता है। समझ आए यहाँ तक? यानी कि हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पढ़ रहे थे पाचक ग्रंथियाँ वो 3 होती है। पहली हमारी लार ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अभी हमने जस्ट यकृत ग्रंथि पढ़ी थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें 2 पालियाँ पाई जाती है, एक तो दाईं पाली दूसरी बाईं पाली। यकृत ग्रंथि क्या करती है? पित्त निर्माण का काम करती है। और ये जो पित्त होता है वो हरे पीले रंग का तरल होता है, जो क्या करता है? पित्त वाहिनी या यकृत वाहिनियों के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। और पित्ताशय क्या होता है? जहाँ पर पित्त का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है, उसको बोलते हैं पित्ताशय। और जो पित्ताशय होता है एक थैलेनुमा संरचना होती है। इस प्रकार हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया यहाँ पर, यानी कि पूरा पाचन तंत्र पढ़ लिया, जिसमें हमने आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। अगला जो हमारा होगा वो होगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।